बांझ औरत कहकर जब सास ने तलाक दिलवाने की कोशिश की, तब जज साहब के कहने पर दीपक को अपनी पत्नी रुचि को कुछ महीनों के लिए अपने घर पर साथ में रखना था। एक दिन अचानक जब दीपक अपने ऑफिस से घर आया तो उसने अपनी पत्नी और माँ बहन की बातें सुनकर उनकी सच्चाई जानकर चौंक गया, क्योंकि उन लोगों ने ही रुचि को बांझ कहकर बदनाम किया था। अदालत में रोज की तरह आज भी खचाखच भीड़ थी। फर्क बस इतना था कि आज उनमें से एक चेहरा दीपक और रुचि के तलाक का था। एक तरफ दीपक का वकील और उसके रिश्तेदार थे, तो दूसरी तरफ रुचि का वकील और उसके रिश्तेदार। जज जैसे ही अदालत के कमरे में घुसे, वैसे ही सभी अपनी जगह से खड़े हो गए। अब बारी थी दोनों तरफ के वकीलों की जिरह की, जो शुरू हो चुकी थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दीपक और रुचि में कौन सही था और कौन गलत। इस बहस के बीच जज ने दोनों को कुछ महीने साथ बिताने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी। यह पहली बार नहीं था जब इस तलाक की सुनवाई के लिए तारीख मिल रही थी। पहले भी कई तारीख पड़ चुकी थी। अगली सुनवाई के साथ ही दीपक और रुचि के चेहरों की रंगत जितनी बदली थी, उससे कहीं अधिक उनके रिश्तेदारों की थी, जो इस रिश्ते को खत्म करने के लिए उत्सुक थे। लेकिन अब उन्हें अगली सुनवाई का इंतजार करना था। उधर दोनों वकीलों को, जो अदालत में कटघरे में एक दूसरे से लड़ते दिख रहे थे, अदालत के बाहर हाथ मिलाते हुए चाय पीने में मशगूल थे। पूरा परिसर खाली हो चुका था। वहां अब केवल दीपक और रुचि थे, जो दूर दूर होने के बावजूद भी दिल से एक दूसरे के करीब थे। लेकिन उनके बीच अहम की दीवारें खड़ी थी। वे दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने रास्ते पर बढ़ गए, दीपक अपने ऑफिस की तरफ और रुचि घर की ओर। जैसे ही रुचि घर पहुंची, उसकी सास ने ताने कसते हुए कहा, लो महारानी जी फिर से इस घर में आ गई। पीछे से दीपक की बहन ने भी कहा, माँ इसे कुछ मत कहो, नहीं तो ये हम पर भी प्रताड़ना का केस ठोक देगी। रुचि ये सब सुनकर भी अनजान बनती हुई सीधे अपने कमरे में चली गई। लेकिन बाहर से ताने साफ सुनाई दे रहे थे। उसकी सास और ननंद लगातार उसे ताने मार रही थी, मानो दोनों में कोई प्रतियोगिता चल रही हो। रुचि का सिर दर्द से फटा जा रहा था और उसे इस घर में समय बिताने का ख्याल भारी लग रहा था। उसे अपने वो दिन याद आ गए जब दीपक और रुचि एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने शादी के लिए अपने अपने परिवारों को मनाने में बहुत प्रयास किए थे और बड़ी मुश्किल से दोनों के परिवार तैयार हुए थे। इतने में दीपक ऑफिस से लौट आया और बोला, माँ एक कप चाय दे दो, सिर भारी है। उसकी माँ ने ऊंची आवाज में कहा, क्यों नहीं अपनी बीवी से कहता, वो महारानी सिर्फ आराम करेगी क्या? दीपक ने धीरे से माँ को समझाते हुए कहा, माँ वो कुछ समय के लिए ही यहाँ है, फिर वो अपने घर चली जाएगी। उसकी माँ ने फिर ताने मारते हुए कहा, अभी तो वो तेरी बीवी है, तुझे उससे ही सब कुछ कहने का हक है। दीपक कुछ कहता इससे पहले ही रुचि ने दीपक का बैग ले लिया और उसके लिए चाय बनाने चली गई। दीपक ने कहा, रुचि तुम रहने दो, मैं खुद ही बना लूँगा। लेकिन रुचि चुपचाप चाय बनाती रही। कुछ देर में उसने दीपक को चाय का कप पकड़ा दिया और रसोई से बाहर चली गई। दीपक चाय की चुस्की लेते हुए बीते दिनों को याद करने लगा। उसे वो दिन याद आए जब रुचि हर शाम उसके लिए चाय लाती थी और वह उसे छेड़ने के लिए उसे पास बिठा लेता था। दीपक अपनी यादों में खो गया, मुस्कुराने लगा और सोचा, वो भी क्या दिन थे जब रुचि मुझसे इतना प्यार करती थी। शादी के लगभग 6-7 साल बीत चुके थे कि एक दिन दीपक की माँ सीमा कहने लगी, आखिर तुम दोनों ही आपस में खुश रहोगे या मुझे भी खुश रहने का अधिकार है? दीपक ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ माँ? सीमा बोली, क्या क्या हुआ? मुझे भी खुश रहने के लिए एक पोता तो चाहिए। आखिर वंश को आगे बढ़ाना है कि नहीं? दीपक ने थोड़ी मायूसी से जवाब दिया, ठीक है माँ, हम लोग भी यही चाहते हैं। डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं,
अब तो बस ईश्वर की इच्छा है। सीमा ने अपने बेटे के चेहरे की मायूसी देखकर धीरे से दबी जुबान में कहा, एक बात कहूँ बेटा, अगर इसके या रुचि की तरफ इशारा करते हुए बच्चा नहीं हो सकता तो इसे छोड़ दे, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। दीपक लगभग चीख पड़ा, क्या कह रही हो माँ? सीमा ने रुचि की ओर देखते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, कम से कम वंश चलाने के लिए एक पोता तो चाहिए। जब ये बेटा नहीं दे सकती तो छोड़ दे इसे। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी है क्या? रुचि ने रोते हुए कहा, माँ जी, इसमें मेरा क्या दोष है? सीमा ने गुस्से में कहा, दोष क्यों नहीं है, तुम्हें ही तो बेटा पैदा करना था। अब तक तो 2-3 हो जाने चाहिए थे। दोनों निरुत्तर हो गए। सीमा की भावनाओं को समझना मुश्किल था और रुचि कहने की स्थिति में नहीं थी। हालांकि उसका मन कर रहा था कि कह दे, जितना दोष मेरा है उतना ही आपके बेटे का भी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी दीपक को छोड़ दूं। कुछ दिन बाद सीमा एक प्रसिद्ध पंडित को घर लाई। सीमा ने कहा, रुचि, ये बहुत प्रसिद्ध पंडित जी हैं, इनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। आओ इनसे आशीर्वाद लो। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही तुम्हारी गोद भर जाएगी। सीमा की आवाज़ सुनकर दीपक दूसरे कमरे से आया और माँ को एक कोने में ले जाकर बोला, माँ, ये सब क्या नाटक है? आप टीवी पर इतना सब देखती हैं फिर भी? सीमा ने धीरे से कहा, मुझे पता है बेटा, लेकिन पंडित जी तेरे सामने ही आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। अगर इससे हमारे घर का कुल दीपक आ जाए तो क्या बुरा है? दीपक ने हार मानते हुए कहा, ठीक है माँ, आपकी जो मर्जी हो वो करो। पंडित जी ने आगे बढ़कर रुचि को आशीर्वाद के रूप में कुछ सामग्री देते हुए कहा, बहू, इसे गुरुवार के दिन पीली साड़ी के पल्लू में बांध लेना और हर गुरुवार को वही साड़ी पहनना। तुम्हारी झोली जल्दी ही खुशियों से भर जाएगी। पंडित जी ने थोड़ी देर रुककर कहा, लेकिन ध्यान रखना, यह साड़ी खोनी नहीं चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। सीमा ने चिंतित होकर पूछा, कैसा अनर्थ पंडित जी? पंडित जी ने कहा, आप सभी की मुश्किलें और बढ़ जाएगी। और यह कहकर पंडित जी वहां से चले गए। रुचि पढ़ी लिखी थी और इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन इसमें उसका कोई नुकसान नहीं था तो उसने विरोध नहीं किया। अगले ही दिन गुरुवार था तो रुचि एक पीली साड़ी खरीद लाई और पंडित जी के बताए अनुसार उसी दिन वह साड़ी पहन ली। अगले दिन साड़ी को बहुत ही सावधानी से धोकर सुखाया। काम करते समय बार बार साड़ी को देखकर वह निश्चित होती रही, लेकिन दोपहर होते होते उसकी साड़ी वहां से गायब हो गई। रुचि घबराकर सीमा के पास गई और पूछा, माँ जी, आपने मेरी साड़ी उतार ली क्या? सीमा ने जवाब दिया, नहीं। क्यों, क्या हुआ? रुचि ने डरते हुए कहा, माँ जी, साड़ी नहीं मिल रही। सीमा गुस्से से बोली, क्या, तुमने साड़ी खो दी? पंडित जी ने पहले ही कहा था कि साड़ी खोनी नहीं चाहिए। हे भगवान, अब इस घर का क्या होगा? सीमा ने घर में हंगामा मचा दिया। उसी समय दीपक घर आया और माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, घर में इतना शोर क्यों है? सीमा ने रोते हुए कहा, क्या बताऊं बेटा, जिसका डर था वही हो गया, साड़ी खो गई। अब इस घर का क्या होगा भगवान ही जाने। दीपक ने रुचि को गुस्से से डांटते हुए कहा, रुचि, देख रहा हूँ आजकल तुम बहुत लापरवाह होती जा रही हो, एक साड़ी भी नहीं संभाल सकी। सीमा ने बीच में टोकते हुए कहा, छोड़ बेटा, इसे अगर इस घर की इतनी ही चिंता होती तो साड़ी का ध्यान रखती। अब पंडित जी को फिर से बुलाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि इसका उपाय क्या है। अगले दिन पंडित जी फिर से आए। सीमा और पंडित जी में लगभग 2 घंटे बातचीत हुई। इसके बाद पंडित जी ने रुचि को बुलाकर कहा, बहू, ये भगवान का प्रसाद है, इसे सुबह पूजा करने के बाद सास के हाथों से पानी में घोलकर पी लेना। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा
और हाँ, इस प्रसाद को संभाल कर रखना, कोई और इसे खा ना ले, नहीं तो मैं इस घर को किसी भी हाल में मुसीबत से नहीं बचा पाऊंगा। रुचि ने डरते हुए उस प्रसाद को अपनी अलमारी में रखा और सोचा कि जल्दी से सुबह हो और इस प्रसाद को पीकर सब समस्या खत्म हो। लेकिन अगली सुबह प्रसाद गायब था। सीमा ने आवाज लगाई, रुचि, पंडित जी का प्रसाद ले आओ, मैं तुम्हें घोलकर दे दूं। रुचि ने डरते हुए कहा, माँ जी, प्रसाद कहीं नहीं मिल रहा। सीमा ने गुस्से में कहा, तुम इस घर को बर्बाद करके ही मानोगी। पंडित जी ने कहा था पीने को, और तुमने अब तक नहीं पिया। बात इतनी बढ़ गई कि दीपक का हाथ रुचि पर उठ गया और रुचि गुस्से में अपना ससुराल छोड़कर मायके चली गई। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण रुचि ने तलाक के लिए अदालत में मामला दर्ज कर दिया। अदालत ने कुछ दिनों के लिए दोनों को साथ रहने का आदेश दिया। इतने में दीपक की नज़र ठंडी हो चुकी चाय के कप पर पड़ी। उसने ठंडी आह भरते हुए मन में कहा, रुचि, इन सारी परेशानियों की जिम्मेदार तुम ही हो। अगर वो पीली साड़ी ना होती तो ये सब ना होता। इसी बीच उसकी माँ सीमा की आवाज़ कानों में पड़ी, देखा मुन्नी, मैंने कर दिखाया, बड़ा मुश्किल था दीपक का रुचि से पीछा छोड़ाना, आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। माँ ने अपनी जीत का सेहरा बांधते हुए कहा, हाँ माँ, मान गई। आपको भैया की दूसरी शादी करवाने के चक्कर में आपने तो एकदम फिल्मी हीरोइनों की तरह एक्टिंग की थी। अच्छा माँ, एक बात बताओ, साड़ी तो समझ में आती है कि तुमने उतार ली, परंतु प्रसाद? ननद ने माँ पर गर्व करते हुए, अरे पगली, प्रसाद गायब करना कोई मुश्किल काम थोड़ी था। वह प्रसाद मैंने उड़ने वाले पदार्थ से बनवाया था, जो हवा के संपर्क में आते ही 10 घंटों में अपने आप उड़ जाएगा। फिर क्या था, अलमार में पड़ा पड़ा उड़ गया। माँ ने अपनी ही पीठ अपने ही हाथों थपथपाते हुए दीपक को सुनते ही ऐसा लगा मानो कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। माँ, यह तुमने किया, अपने ही बेटे के जीवन में जहर घोल दिया। एक बच्चे की खातिर, बच्चा तो हम लोग अनाथालय से लेने ही वाले थे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? माँ, मैं आज भी रुचि को बहुत प्यार करता हूँ, परंतु वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। दीपक वहीं बैठते हुए रोए जा रहा था, साथ ही कहता जा रहा था, मुझे माफ़ कर दो रुचि, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। आज दीपक की तरफ से अहम व मतभेद की दीवारें टूट गई थी। घमंड चकनाचूर हो गया था, नफरत हमेशा के लिए दफन हो गई, और रुचि दूसरे कमरे में सभी बातों से अनजान दीपक से दूर जाने पर आंसू बहा रही थी। वह रुचि के पास कमरे में गया और रुचि से माफ़ी मांगने लगा और रुचि से बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह सब मेरी माँ का किया धरा है। और उसने पूरी बात रुचि को बताई और रुचि को बोला, अपना बैग पैक करो, हम यह घर छोड़कर जा रहे हैं। जब दीपक और रुचि घर छोड़कर जाने लगे तो दीपक की माँ उनसे माफ़ी मांग रही थी। वह बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दे, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। वह दोनों एक किराए के घर में रहने लगे थे और उन दोनों ने एक बच्चा अनाथालय से गोद ले लिया था और अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, हमारे समाज में एक औरत को माँ बनने के लिए कितना दबाव दिया जाता है, क्या ये दबाव सही है? आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।